हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी। द चैप्टर वी विल स्टार्ट टुडे इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इसको आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, बट इसे हमें और ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों पर अप्लाई करना और समझना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये है, जो न्यूटन ने जिस समय इस चीज़ को समझा तो उन्होंने इसके लिए एक लॉ डिफ़ाइन किया। और लॉ अगर आप फिज़िक्स में या किसी भी चीज़ में देखते हो तो वो आपका कॉस्मिक होता है। कॉस्मिक मतलब आप यूनिवर्स में कहीं भी लगा सकते हो, ये सिर्फ अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है, ये हम किसी भी प्लैनेट पर, इवन दो हमारा यूनिवर्स के अलावा और कोई यूनिवर्स इफ़ इट इज़ पॉसिबल, उन पर भी एप्लीकेबल होगा। क्या लॉ दिया था उन्होंने? उन्होंने जो ऑब्ज़र्व करा था, आप लोगों ने शायद सुना हुआ है एप्पल के एग्ज़ाम्पल के बारे में। काफ़ी छोटे मोटे एनिमेटेड वीडियो भी देखे होंगे कि प्लेग के कारण न्यूटन जो है अपनी स्कूल नहीं जा सकते और एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। ठीक है, एक्चुअली उस दौरान की हिस्टोरिक स्टोरी यही है कि उस समय देश में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक तरह से कोरोना वायरस की तरह ही है, और न्यूटन जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और जब उनके सर पे आके वो एप्पल गिरा तो उस दिन उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। ये प्रोसेस उससे पहले भी होती थी और लोगों ने भी ऑब्ज़र्व करी थी, लेकिन न्यूटन ने इसके बारे में सोचना उस दिन शुरू किया कि ये नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने उस समय ये सोचा कि ये अर्थ खींच रही है, अर्थ के पास कोई अट्रैक्टिव नेचर है। वो चीज़ें उन्हें उस समय अर्थ से रिलेटेड लगी, क्योंकि उन्होंने जितनी भी चीज़ें करके देखी होंगी वो अर्थ पर देखी होंगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, किसी चीज़ को ऊपर थ्रो किया, वापस अर्थ की तरफ आ गई। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि बारिश जो होती है उसकी बूंदें भी अर्थ की तरफ गिरती हैं। उन्होंने ये देखा कि जो नदियां हैं वो हायर चीज़ से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ आती है, मतलब पहाड़ों की तरफ से नीचे की तरफ आती हैं और जाके किसी न किसी वैली या खाड़ी में गिर जाती हैं, जो उससे लोअर एल्टीट्यूड लो हाइट पर हो। इन सभी चीज़ों में देखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के साथ कांटेक्ट बनाना चाह रहा है, अर्थ के साथ जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि पानी के बूंदे आखिरकार अर्थ पे जाकर ही तो रुकती हैं। तो पहले ये सोचा गया होगा कि अर्थ की तरफ एक अट्रैक्टिव नेचर है, फिर बाद में न्यूटन ने इस चीज़ को एक्सट्रापोलेट कर दिया और एक जनरल चीज़ दी। क्या दी? कि ये जो अट्रैक्टिव नेचर है ये नेचर में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट के पास है। हर एक ऑब्जेक्ट जो हम देख पा रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो। अभी मैं यहाँ पर ना आपको आगे यूज़ होने वाली 2-3 टर्म समझा देता हूँ। माइक्रोस्कोपिक जो बहुत ज़्यादा छोटी हों, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और जिनका वज़न मास भी बहुत कम होगा। जैसे वज़न कहना गलत है, जिनका मास भी बहुत कम होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, जो चीज़ें बड़ी हैं हमें दिख सकती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मास भी होगा। मास और वेट के ये जो कन्फ्यूज़न है इसको हम आगे डील करेंगे, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहली चीज़ उन्होंने क्या बोला और जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि अर्थ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड हम और चीज़ों को देखते हैं जो इससे डिस्क्राइब करी गई, उस समय देखा गया होगा, और क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज अकर्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। अच्छा, एक टर्म समझाता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक जनरल टर्म है, ग्रेविटी एक स्पेसिफिक टर्म है। दोनों के बारे में समझाता हूँ। अब इसको ना कोरिलेट करेंगे केमिस्ट्री से। कोरोजन एक जनरल टर्म है, रस्टिंग एक स्पेसिफिक टर्म है। कोरोजन किसी भी मेटल का ईटिंग अप होना ड्यू टू एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कारण। रस्टिंग, ईटिंग अप ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर। यही चीज़ आपकी होती है। इन दोनों के डिफरेंस को समझ पा रहे हो? रस्टिंग इज ऑल्सो ए कोरोजन बट ऑफ आयरन। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में बताई जा सकती है, लेकिन जब हम ग्रेविटी चीज़ें बताते हैं तो ग्रेविटी बताई जाती है अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि कई फिनोमिना हैं
जो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, तो इसका मतलब हम बता रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ के बारे में है कि अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना। रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। टाइडल इफेक्ट ऑफ सी, जो भी टाइड्स का बनना है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून होता है। यहाँ पर दो चीज़ों का एक साथ यहाँ पे अर्थ का भी रोल है। फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो हम ग्रेविटी जब बात कर रहे हैं तो वो अर्थ के लिए है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक जनरल टर्म है। तो सबसे पहली चीज़ अभी तक जो हमने देखी, दो चीज़ों को समझा है। पहली चीज़ व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, देखो उस डेफिनेशन में ही है, अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहीं से एक कॉन्सेप्ट का छोटा क्वेश्चन और बनता है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसी चीज़ को आगे पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बनता भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट मे बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, इट इज़ ऑलवेज रिपल्सिव, ठीक है, ऐसे नन ऑफ दिस। तो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऐसा कभी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव हो जाए। अब आपको और दूसरी बात करें, मैग्नेट के केस में अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है, दोनों चीज़ें हैं। लाइक पोल एंड अपोजिट पोल के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा, लाइक आ गया तो रिपल्शन, अनलाइक आ गया तो अट्रैक्शन। ऐसा ही चार्ज के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव, बड़ा फोकस करके कह रहा हूँ, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखें, और हमने क्या पढ़ा कि ये कुछ नेचुरल फिनोमिना हैं जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होते हैं, अर्थ और किसी और की ग्रेविटी की वजह से होते हैं। समझेंगे कि यहाँ अर्थ और सन की बात हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से समझेंगे अभी के अभी, ठीक है। थोड़ी देर में समझेंगे, हल्का सा आते हैं वहाँ समझने में। ये डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली, इसे मैंने कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखा है। एवरी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स बोल रहा है अट्रैक्ट ईच अदर विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब दो चीज़ों को और समझते हैं बेटा। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक तो पढ़ते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा छोटा हो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। नेचर में कोई प्रैक्टिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट जनरली हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में, जिन दो ऑब्जेक्ट को लिया जा रहा है उनका जो साइज़ है उनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, नहीं तो उन्हें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इनको देख लेते हैं। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, देखो नेचर में सारे ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ही हैं, अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इन ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। माना क्या जाता है, इनका सारा मास इनके सेंटर पे जाके कॉन्सेंट्रेटेड है और उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। देन नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, जैसे कि हम कोई एक स्फीयर ले लें। स्फीयर के केस में हम ये मान सकते हैं उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये चीज़ क्यों ली जा रही है, एक छोटे से एग्जांपल को समझना। आप सब लोग कहीं पे भी रूम में बैठे होंगे और आपके आसपास कोई ना कोई दीवार होगी। सपोज़ कर लीजिए आपके फेस के सामने, सॉरी आपके लेफ़्ट या राइट की कोई भी एक दीवार कंसिडर कर लीजिए। लेट टेक द वॉल टुवर्ड्स योर लेफ़्ट। अब लेफ़्ट आप से और दीवार का डिस्टेंस मेजर किया जाए, बोला जाए कि मेजर द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम यू। अब यू तो आप तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हो, आपके बॉडी के हर एक पार्ट से डिस्टेंस अलग अलग आ सकता है। लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट वॉल का डिस्टेंस नापा जाएगा वो कम आएगा, राइट हैंड से नापोगे तो कम अलग आएगा, ज़्यादा आना चाहिए। आपके लेफ़्ट फुट के थंब से नापा जाए तो अलग आएगा, लेकिन लेफ़्ट फुट के लिटिल फिंगर से नापा जाए तो अलग आएगा। तो बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अलग अलग पॉइंट्स होंगे, वहाँ से डिस्टेंस अलग आएगा। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर दिया गया, हमने एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट निकाला कि उस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ लाई करता है। जनरली आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली, सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बैलेंस हो सकता है। बैलेंस होने का मतलब आप समझ सकते हो, ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, मैं सॉरी इसे मैं बैलेंस कर रहा हूँ तो मैंने दो फिंगर्स का यूज़ किया है। इसके और इसके बीच में कहीं यहाँ पर इसका मास पूरा का पूरा कंसंट्रेट कर रहा है।
तो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करूँगा तो इसका सेंटर जो है शायद बिल्कुल यहाँ बीचों बीच होना चाहिए, तब जाके बैलेंस होगा। किसी चीज़ को इसके अंदर पियर्स करके फंसाना बैलेंस करना नहीं होता, वो तो एक अलग तरह की चीज़ होगी। बैलेंस करने में इसके ऊपर और तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा सर इसके अंदर हम किसी भी पोजीशन पे कोई एक चीज़ को अंदर इंसर्ट कर सकते हैं कंपास को और फिर इसे बैलेंस, नहीं वो नहीं। कांटेक्ट हो, सिर्फ कांटेक्ट के वे में बैलेंस करना है। एक फिंगर से करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग घर पे पूरा टाइम में करते रहना। ओके, सो बेटा उसी ग्रेविटेशन के टॉपिक का नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी तो आप इसको 2 वीडियोस के तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं लास्ट बात जो कर रहा था सेंटर ऑफ मास की। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंस कभी भी एक्सटेंडेड मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस नापना हो तो हमेशा नापा कहाँ से जाएगा, उनके सेंटर्स से, ठीक है। जैसे आप समझिए सन का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा, अर्थ का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा। तो अब अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी को मेजर करना है तो मेजर कहाँ से किया जाएगा, इन दोनों के सेंटर से, ठीक है। अब इन्हें एक्चुअली जब हम सन और अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली सन और अर्थ को पॉइंट मास ही कंसिडर कर लिया जाता है। समझाता हूँ क्यों। क्योंकि सन का साइज़ बड़ा है, अर्थ का भी बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। बट लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है, इस वजह से इन दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जाता है। अगेन in any practical situation we will consider the distance from the centers of these object कि जहाँ पर इनका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या बताया गया है। अब मैं आप लोगों से इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसकी एक छोटी सी चीज़ क्या पढ़ी है आपने। इट इज़ अ फोर्स विद विच 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर बोला है। मतलब ऐसा है कि जैसा इसको थोड़ा सा और ये बता दूं कि हम ऐसा बोलते हैं 2 ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी मैटर जिसके पास मास हो, तो मैटर है तो मास होगा ही। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ही बोल रहे हैं तो मास होगा। तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट चैप्टर फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है क्या चीज़, हमने पढ़ी है इम्पॉर्टेंटली थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि नेचर में कोई भी फोर्स पेयर में जनरेट होता है। अगर m1 m2 को खींचता है अट्रैक्टिव फोर्स से तो 100% m2 m1 को खींचेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी जाए तो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन पहले बताया हुआ है, ये फर्स्ट बॉडी ये सेकंड बॉडी। देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये चीज़ मैंने लिखवाई हुई है। इसमें जो पहला मैं यहाँ पर नंबर या वेरिएबल लिखूँगा वो ये बताएगा कि जिस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा जिसके कारण लगा रहा है। तो इम्पोर्टेंटली देख लीजिए 2 तो 1 पे फोर्स लगाएगा तो 1, इसकी डायरेक्शन इस तरफ क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सिमिलरली जो 1 जो है वो तो 2 पे फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है इनके सेंटर से मेजर किया जाएगा और इस सेपरेशन को आर कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में डी भी दिया होगा लेकिन हम यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे। रेडियस के लिए वी विल टेक इन दिस होल चैप्टर कैपिटल आर को हम रेडियस के लिए ले लेंगे, स्मॉल टर्म नहीं लेंगे रेडियस के लिए, कैपिटल वेरिएबल को कंसिडर करेंगे ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। स्मॉल आर से डी को भी आप डायमीटर मान सकते हो तो उसलिए उसको हटाते हैं। अब ज़रा समझना कि ये दोनों के दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अर्थ पर लेके आते हैं और वहाँ पर इसको समझते हैं, फिर आगे आपके कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। अर्थ और वो जो जिसके बेसिस पे न्यूटन ने बताया था वो एप्पल। मतलब ये है कि अर्थ भी एप्पल को खींच रही है एक फोर्स से, तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन एप्पल। और एप्पल जो है वो अर्थ को खींच रहा है एक फोर्स से, इसे कह सकते हैं फोर्स ऑन अर्थ। ये एप्पल पे आया तो किसने लगाया, अर्थ ने लगाया। ये अर्थ पे आया तो किसने लगाया, एप्पल ने लगाया। यही तो कॉन्टेक्स्ट था, यही चीज़ तो समझी थी हमने। फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल
और ये होगा फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा, अगर दूसरा कोई मास होता ही नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं करता, लेकिन दूसरा कोई मास है इसलिए ये एक्ट कर रहा है। तो देखो, एक्शन का फोर्स हमने माना अगर इससे है तो ये रिएक्शन, एक तरीके से एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल इज इक्वल टू फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ मैग्नीट्यूड। मैंने दोनों तरफ क्या कर दी, दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख दिया, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए ई। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो सिर्फ एप्पल ही क्यों मूव करता है, क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, एक सिचुएशन से समझ में आएगा। सिचुएशन समझाता हूँ, आप लोगों ने पढ़ी हुई भी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, गन एंड बुलेट के कॉन्सेप्ट को दोबारा से थोड़ा सा देखेंगे। गन, इसका प्लंजर इसे हिट करता है तो बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, और गन पे जो फोर्स लगता है फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। ठीक है, हमने ये पढ़ा है, ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं। बोथ दिस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर भी बात ज़रा देखें, अगर समझें इस बात को भी, तो यहाँ पर भी आप देखोगे बुलेट तो बड़ी तेज़ी से आगे जाती है, लेकिन रिलेटिवली गन का मूवमेंट बहुत कम होता है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा और इंक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते जाते हैं। अगर हमने यहाँ गन जो ली है, यहाँ पे जो एक तरीके से ये छोटी सी पिस्टल है, इससे बड़ी कोई गन ले ली जाए। बड़ी गन मतलब हम क्या कर लेते हैं कि एक मिसाइल लॉन्चर एक गन ही है, उसमें से बड़ी बुलेट निकलती है जो कि मिसाइल कहलाती है। ठीक है, उसको ले लिया जाए, या फिर चलो ऐसा मानते हैं ऑटोमेटिक बड़ी सी एक गन ले लेते हैं दूसरी। ठीक है, काफ़ी हैवी गन है। अब इसमें से जो बुलेट निकलेगी बाहर, फोर्स दोनों पे ही लग रहा है, लेकिन बुलेट तो मूव करती हुई दिखेगी, इस पे क्या लगेगा, बहुत हल्का सा फोर्स, और फोर्स तो बराबर लगेगा, बहुत हल्का सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू बुलेट। यहाँ पे भी आप देख रहे थे। अब कंपेरेटिव बात करें, बुलेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्या उस वेलोसिटी से गन पीछे आएगी? आपने जितने न्यूमेरिकल करे हैं उसमें रिकॉइलिंग स्पीड की वैल्यू को ज़रा चेक करके देखिएगा। इसकी स्पीड कई बार तो 0.001 नेग्लिजिबल हो जाती है। अब ये नेग्लिजिबल बात आती कैसे है, देखो बेटा, एक्चुअली शुरुआत में ये गन थी रुकी हुई, और फोर्स लगने के कारण इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी, तो 0 से यहाँ तक आया, वेलोसिटी का चेंज हुआ, किसकी वजह से, फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन चेक कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं F इज़ इक्वल टू एम ए, तो ए क्या होता है, फोर्स अपॉन एम। दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है। ठीक है, तो जिस केस में जिसका मास ज़्यादा, जितना ज़्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ही आपका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, फोर्स दोनों पे बराबर लग रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन इतना कम आएगा, बहुत ही। तो हम देख पाएंगे कि एप्पल का एक्सेलरेशन तो होगा जो हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, इसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल आएगा। अगर आप वैल्यू भी पुट करके देखेंगे तो 0.00000 कुछ होगा, मतलब ये उसकी तरफ जाना ज़रूर चाहेगा, बट ड्यू टू इट्स वेरी हैवी मास इट विल नॉट अपीयर टू मूव टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक चीज़ भी यहाँ पर प्रैक्टिकली भी फेस करने को मिल जाएगी, यहाँ देखने को भी मिल जाएगी। अब मैंने कहा था मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, आप ना टीवी पे कुछ ऐड वो डालना, फ़ोटोज़ डालना मिसाइल लॉन्चर्स, इस तरह के उसमें बहुत सारे एक साथ मिसाइल लॉन्च होती हैं। ठीक है, तो ये मिसाइल लॉन्चर का मास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिसाइल्स। मिसाइल्स मूव कर जाएंगी, लेकिन ये जो मिसाइल लॉन्चर है इसका बहुत नेग्लिजिबल मूवमेंट होगा। यहाँ पर भी अगर आप रेशियो देखोगे मास का तो इतना कम नहीं आएगा। यहाँ मास का रेशियो चेक करने जाओगे ना, आप लोग पढ़ोगे अर्थ का मास जो है 6 × 10⁴ kg, और इसका मास कितना है, इसका मास एक एप्पल कितने मास का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा,
1 किलो का भी एक एप्पल ले आए, बहुत बढ़िया सा एप्पल, अच्छी हाई क्वालिटी हाई हाइब्रिड, 1 kg का आ गया। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, 6 के आगे 24, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये इससे डिवाइड होगा। मतलब इस पे जो फोर्स आ रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, जरा हम इसको दूसरे फॉर्मूले से पढ़ें, 1 × 10 10 न्यूटन का आएगा। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स है, वो तो इक्वल होगा दोनों पे। एक्सेलरेशन अर्थ पे कितनी आएगी, फोर्स अपॉन अर्थ का मास, फोर्स तो बराबर ही था तो उसका रख दीजिए 10/, ये कैलकुलेशन सॉल्व करके देखोगे तो समझ में ये आएगा, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0 पॉइंट, इसको अगर आप करते भी हो तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0 पॉइंट, सॉरी इसको भी करते हैं तो 1 पॉइंट कुछ बनेगा, डिवाइड कर लें, 4 1.40 आएगा, 5 6 36 7 6 1.6 इंटू 10⁻23 -23, समझ रहे हो। अब इसको भी करूं या इसको नीचे कर दूं तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻24, 16 अपॉन यहाँ पर 24 टाइम्स 0 लिखो तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, कुछ भी नहीं, ना के बराबर, इसीलिए वो एक्सेलरेशन कभी हमें दिखाई नहीं देता। प्रैक्टिकल बात करें, देयर इज़ अ लिटिल काइंड ऑफ एक्सेलरेशन जो हमें दिखाई भी अपीयर नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज़ को तो यहाँ आप देख भी पा रहे हो, ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया कि एप्पल ही क्यों मूव करते हुए दिखाई देता है। रीज़न क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों पर इक्वल अमाउंट का लगता है। एप्पल जो अर्थ पे लगा रहा है और अर्थ जो एप्पल पे लगा रही है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, बट अर्थ का मास बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होगा, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स तो दोनों में क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल होगा, जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा कम, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए हमें ये यहाँ तक मूव करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 10 का होगा। ठीक है, इन चीज़ों को धीरे धीरे हम आगे समझते चलेंगे। अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को। देखो, न्यूटन ने जब ये एप्पल के कॉन्टेक्स्ट में देखा तो इसने बोला कि क्या ये हर एक प्लेनेट पर भी होगा या फिर अर्थ के और जुपिटर के बीच में होगा, अर्थ और सन के बीच में भी होगा, और मून और जुपिटर के बीच में भी होगा। तो उन्होंने एक इस तरह की कैलकुलेशन सोची और ये चीज़ बाद में जाकर सही भी साबित हो गई, तो उनके लॉ को एक्सेप्ट किया गया एज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये ग्रेविटेशनल लॉ है, एक आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, मतलब ये ग्रेविटी का नियम है, वो ग्रेविटी का कांस्टेंट है। इन दोनों को आपस में मिक्स मत करो, इनकी खिचड़ी नहीं बनानी है ना। अब ज़रा समझिएगा, ये दो मासेस हैं m1 एंड m2, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने जो रिलेशन देने की कोशिश करी वो ये था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा तो उनके बीच में आने वाला अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिखेगा और मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो दिया है, उन्होंने दिया है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच बॉडीज। ठीक है, सेंटर से नापा गया है। ठीक, तो फोर्सेस इन्वर्सली, जितना ज़्यादा इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होता जाएगा। इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया गया तो ये रिलेशन मिला। एक्चुअली न्यूटन यहीं तक दे पाए थे, वो फॉर्मुलेट नहीं कर पाए। बेटा देखो, यहाँ ये जो प्रोपोर्शनल है, हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के मैथमेटिक्स नहीं जानते, हम इक्वल के मैथमेटिक्स को जानते हैं। तो न्यूटन जो है हमें प्रोपोर्शनैलिटी तक देकर छोड़ गए। फिर उसके कई सालों बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट हमें दिया जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू इतनी है जो कि 10⁻11, मतलब क्या समझ रहे हो, 6.67 को डिवाइड कर दो 11, मतलब 1 के आगे 11 टाइम्स 0 लगा के। ठीक है, अब याद रखो 6.67 इंटू 10⁻11, ये मेरा कहना भी गलत है क्योंकि बेटा 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कहना सही होगा। ठीक है, इट इज़ लाइक कि आपका नाम है, आपका सरनेम है ये, तो आपका पूरा नाम ये है, तो वो पूरा नाम ही करेक्ट माना जाएगा। ये वैल्यू तो इसी से मिलती जुलती आपको प्लैंक में भी मिल जाएगी, पावर का फ़र्क है, और कहीं भी मिल जाएगी, तो फिर यूनिट इंपॉर्टेंट पड़ जाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहीं से हम पहला चीज़ और समझे इम्पॉर्टेंटली, ये न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए आपका फॉर्मूला आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स में प्रेजेंट ऐसे कोई भी दो मासेस जिनके मास आपको पता हो और उनके सेंटर से उनके दूसरे के सेंटर का सेपरेशन पता हो, तो वो फोर्स निकाला जा सकता है क्वांटिटेटिवली। वर्ड पहले यूज़ किया हुआ है, न्यूमेरिकली मतलब क्वांटिटेटिवली, G m1m2/r², where G is universal gravitational constant. Don't mix it with the universal gravitational law. लॉ और कांस्टेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉ में हम बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन चीज़ों के बढ़ने से बढ़ता है और किस चीज़ के बढ़ने से घटता है। प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ जी पूछी जाती है, जो कि है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी के पावर -2 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह आप लोग कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो, कुछ ऐसा तो डिफ़िकल्ट है नहीं। जैसे देखो, मुझे इसकी यूनिट बनानी है तो इसका फॉर्मूला बना लिया करो, एक जनरल मेथड सीख लीजिए, फोर्स इंटू r² अपॉन मास इंटू मास। फोर्स की ऐसा यूनिट पता है न्यूटन, आर क्या है, आर रेडियस नहीं है, सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मासेस, तो उसकी यूनिट क्या होगी मीटर्स, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। फिर देखिए, एक मास केजी, दूसरा मास केजी, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट आ गई, पूछी जाती है कई बार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। पहला इंपॉर्टेंटली जो मैंने डेफिनेशन के टाइम पे बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेचर में अट्रैक्टिव है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेचर का मतलब इसका स्वभाव, ठीक, प्रकृति नहीं, इसका स्वभाव ऐसा समझिए, क्योंकि आप प्रकृति से एनवायरनमेंट को रिलेट कर लेते हो। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है। जैसा हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता है, वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मान लो एक मास m1 और एक दूसरा मास m2, तो m1 m2 पे जो फोर्स लगाएगा वो उसके सेंटर की तरफ लगने वाला होगा, मतलब ये इसको इधर खींचने का, ये अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो ये फोर्स इसके सेंटर को जोड़ेगा, और m2 m1 को जो लगाएगा वो इसके सेंटर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। लाइन जॉइनिंग, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यहाँ पे गड़बड़ है, सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट पॉइंट, इसमें से इन तीन पे क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो m1 और m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इनके बीच में प्रेजेंट मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता है। मीडियम चाहे किसी का भी हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, कुछ भी मान लेते हैं 2 न्यूटन इन एयर। अब मैं इन्हें उठा के पानी के अंदर डाल दूं तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स 2 न्यूटन ही रहेगा। देखो एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस इज 2 न्यूटन इन एयर। नाउ इट इज डिप्ड इनसाइड अ वाटर बॉडी, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ऑप्शन में ऐसा न्यूमेरिकल नहीं देगा, इंक्रीज डिक्रीज दे देगा, तो आप बोलोगे इट विल रिमेन सेम, या तो 2 न्यूटन होगा इंक्रीज डिक्रीज, या फिर 2 न्यूटन की जगह रिमेन सेम, ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखो कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं। द टू चार्ज बॉडी विल हैव ओनली इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम। हाँ, यहाँ बात करते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल नेचर का ही है, ठीक है, मान लिया। सिर्फ ओनली, ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ओनली, ये बड़े कंफ्यूज, ये गलतियां कराने का काम करते हैं। ओनली, अब सोचो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। ठीक है,
आप ये याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स दैट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन एवरी बॉडी। रीज़न क्या है? ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मान लो, है ना, नेगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg। प्रोटॉन के पास भी मास होता है, ठीक है, ये कुछ आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻, सॉरी बेटा, यहाँ मैंने इसका मास गलत लिख दिया, ये चार्ज लिख दिया, ये 9.3 इंटू 10⁻⁻। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास होगा। एंड यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27। देखो, बताना क्या चाह रहा हूँ कि एक सबसे बेसिक हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी मास होता है। प्रोटॉन जो है उसके पास भी मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सिमिलरली जो प्रोटॉन है उसके पास भी मास है, जो हमने पहले अभी बताया था, रिपीट कर रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये अट्रैक्टिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है किस वजह से? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अगर मैं इन दोनों को इलेक्ट्रॉन भी ले लूँ या दोनों को प्रोटॉन भी ले लूँ तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव ही होगा। बट इन दोनों केसेस में डोमिनेटिंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इनका मास बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, डोमिनेटिंग फोर्स जो चार्ज ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, लेकिन होते सारे हैं। तो एक चीज़ याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर जगह एक्ट करता है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैटर हो, ठीक है, मैटर ना हो तो वहाँ पर नहीं एक्ट करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको जो भी मिलेंगी उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगली तो इसी का नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव वाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज। इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, वो तो लाइक और अपोजिट पोल, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये बात तो सही है। ठीक है, सी वाली। अच्छा, सेकंड वाली हमने बात नहीं करी, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव वाइल इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। गलत बात है, ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। फोर्थ वन मतलब हमें ये ऑप्शन तो मिल ही गया है, तो फोर्थ भी गलत होगा। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ रॉन्ग ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट, सीबीएसई के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन ये जरूर आता है, डिफाइन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू पूछना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की और डिफाइन करना, दोनों में फ़र्क है। तीन चीज़ें हैं जो आपस में आपको कंफ्यूज ना करें। पहली चीज़, व्हाट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ? वो है कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये जो मैंने बताया है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है। सेकंड थिंग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूछी जाए तो वो बताओ कि 6.67 इंटू 10⁻11, सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये करेक्ट है। फिर थर्ड, डिफाइन करो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, तब ये करना है। इन तीनों चीज़ों को पैरेलली पढ़िएगा। हमें ये पता है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे इस कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये बोला कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस m1 और m2 जो है वो 1 kg हों और इनके बीच का सेपरेशन 1 के बराबर हो, तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इन दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे डिफ़ाइन कैसे किया जा रहा है बेटा? बहुत जगहों पे कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने की बात जब भी कहे, डिफ़ाइन याद रखें, उसकी वैल्यू नहीं। जब कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने की बात करें तो हम इसी तरीके के अप्रोच को फॉलो करते हैं। 10th में आप आओगे, इसी तरह की अप्रोच आप रेजिस्टिविटी डिफ़ाइन करने के लिए करोगे। ठीक है, तो डिफ़ाइन कर रहे हो तो क्या बता रहे हो कि ये दो, वो दो मासेस जिनका
मास 1 kg हो और अगर इनके बीच के सेपरेशन को हम लोग 1 मीटर ले लें, मतलब उनके सेपरेशन को 1 मीटर कर दें, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, या फिर क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 kg है और उन्हें सेपरेट किया है 1 मीटर से, इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, इसे डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है। इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस ईच ऑफ 1 kg सेपरेटेड बाय 1 मीटर। ठीक, नेक्स्ट एक छोटे से न्यूमेरिकल को देख लो, आप लोगों के एनसीईआरटी का ही है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg लाइंग क्लोज टू ईच सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस एंड द अर्थ गिवन मास। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। क्या बोला जा रहा है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, या सरफेस में ऊपर हवा में भी हो सकता है। ठीक है, इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालना है। इस क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हैं, अर्थ का मास दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया है, बेटा स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब इसमें गड़बड़ ये है कि जो यहाँ पे रेडियस दिया है किलोमीटर में, हम लोग एसआई सिस्टम में जो लिखेंगे तो इसके आगे 3 जीरो लगा लें, तो 3, और ये जो दिया हुआ है ये दिया है आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे आपको पता भी है, ना दे तब भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिलेगा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के क्लोज है या अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो एक चीज़ को समझना, ये अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का जो सेपरेशन है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का जो सेपरेशन है, ये तो अर्थ का रेडियस हो गया। अब यहाँ इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये मिलके बनाएगा स्मॉल आर। लेकिन आप खुद सोचिए एक छोटी सी बात, ये कितना है 64 लाख मीटर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट, हम इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हमारे केस के अंदर कोई भी एक सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग ले लेते हैं। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग भी कितनी 100 मीटर ही तो होगी, उससे ज़्यादा तो बड़ी नहीं होगी। फिर भी सेंटर से मेजर होता है तो 100 का तो 50 मीटर, चलो 200 मीटर है तो 100 मीटर मान लेते हैं। अब 64 लाख मीटर में 100 मीटर ऐड होने से कुछ फ़र्क नहीं आने वाला। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक है या अर्थ के सरफेस के ऊपर है, उस केस में उन दोनों के सेपरेशन को हम लोग अर्थ के रेडियस के बराबर ही ले लेते हैं। प्रैक्टिकली इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एग्ज़ाम्पल और समझिए कि सपोज़ कि आप लोग जो है किसी स्वीट शॉप पे गए और उस स्वीट शॉप पे मिठाई ले रहे हो, कोई शादी का फंक्शन है, तो आपने मिठाई लेनी शुरू करी और आपने क्या किया, 5-5 kg के स्वीट बॉक्स तुलवाने शुरू करे। अब एक स्वीट बॉक्स पर चींटी थी, ठीक है। अब आप इस चीज़ को कंपेयर करना, उस स्वीट बॉक्स के अंदर 2 चींटियां हैं, क्या उन चींटियों के मास, तो आप ये बोलोगे इस 2 चींटी को हटाओ क्योंकि इसकी वजह से मास हायर आ रहा होगा। एज कम्पेयर टू द 5 kg ऑफ स्वीट, उन 2 चींटियों एंड्स का मास निग्लिजिबल है। वैसे ही बात करें इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इसका जो रेडियस है, इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो नेग्लिजिबल होगी। तो इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, मैंने बताया इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू द सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट विल बी टेकन एज रेडियस ऑफ अर्थ इटसेल्फ। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। ठीक है, एक कैलकुलेशन अप्रोच को मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। अगला एक क्वेश्चन और है, देखिए, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग भी देख लें। 2 एक जैसे स्फीयर हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, इनको आपस में कॉन्टेक्ट करके रखा हुआ है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्फीयर इज़ प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले पे आओ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है G m1 m2 अपॉन r²। अब ये जो रिलेशन देखना चाह रहा है वो सिर्फ r के साथ देखना चाह रहा है, मतलब इसका G
तो कांस्टेंट है ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं। m1 और m2 भी अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, ने बोल दिया कि फॉर ए गिवन कंडीशन मास थोड़ी बदल रहा है। बेटा ये बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मटेरियल दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, तो अब थोड़ा सा दिमाग से एक चीज़ बताना कि एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आइस का, ठीक है। आपके पास आइस क्यूब्स हैं, आइस की डेंसिटी सेम होगी। अब आपके पास आइस क्यूब जो है वो आपके पास दो तरह की ट्रे हैं। एक ट्रे जिसमें जो आइस क्यूब जो हैं उसके लिए जो क्यूबॉइड बने हुए हैं वो छोटे हैं, और एक ट्रे में बड़े हैं। तो बड़े ट्रे वाले में बड़ा साइज का आइस क्यूब बनेगा, छोटे वाले में छोटे साइज का बनेगा। इन दोनों का आप लोग वेट करके देख लो या इनका मास मेजर करके देखोगे, तो जिसका साइज बड़ा है उसका मास भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। जिसका साइज कम है उसका मास भी कम आएगा। तो हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि मास रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना ज़्यादा उसका रेडियस बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज़्यादा उसका मास बढ़ेगा। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मास इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। तो मास होगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो वो तो उसकी डायमेंशन से डिपेंड कर गई, तो साइज पे डिपेंड करेगा। स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। बस फंस गई बात। मास जो है रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम मास को कांस्टेंट नहीं मान सकते क्योंकि वो रेडियस के हिसाब से बदलेगा। मतलब रेडियस पे डिपेंड है, और क्वेश्चन में प्रोपोर्शनैलिटी रेडियस की टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो इन अबव क्वेश्चन दे आर आस्किंग रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड आर। तो आर तो हो गया इन दोनों के बीच का सेपरेशन। अब जरा देखते हैं सेंटर 1 और सेंटर 2 से बीच का सेपरेशन। यहाँ से यहाँ आर था, यहाँ से यहाँ आर था, दोनों टच कर रखे हैं, सेम रेडियस, तो सेपरेशन 2r का हो गया, ठीक है। तो आप इसे इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी से देखोगे तो ये ऑप्शन लगेगा फर्स्ट। लेकिन गलत बात ये हो जाएगी कि बेटा मास भी जो है रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम पे कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ डिपेंडेंट ऑन रेडियस। तो हमें रिलेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फोर्स के फॉर्मूले को अप्लाई करा तो हमने मास को देखा, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के बने तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी। वॉल्यूम रेडियस सेम है तो दोनों की वॉल्यूम भी सेम है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहले वाले के लिए भी वॉल्यूम यही है, सेकेंड वाले के लिए भी वॉल्यूम ये है क्योंकि वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड करती है, रेडियस दोनों के सेम है। तो इन दोनों मासेस m1 की जगह भी ये वैल्यू रखूँगा, m2 की जगह भी ये वैल्यू रखूँगा, इसीलिए इस वैल्यू का स्क्वायर आ गया। आपने स्क्वायर किया तो g 16/9 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन 4। देखो g कांस्टेंट, 16/9 कांस्टेंट, पाई ये कांस्टेंट नंबर है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। रो डेंसिटी, दोनों मासेस के लिए डेंसिटी सेम है, सेम मटेरियल से बना है, 4 कांस्टेंट, तो ये चीज़ें कांस्टेंट हो गई। इसका आंसर क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r⁴। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा है या एक ट्रिक दे रखी है, पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 10 लेके सॉल्व कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के फ्री फॉल और मास रिलेटेड टॉपिक्स को करेंगे एंड मोशन अंडर द ग्रेविटी को भी करेंगे।